नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान इसी हफ्ते किसी भी दिन हो सकता है और एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा, सबसे पहला और चुनावी खबरों को सबसे विश्वसनीय और पुख्ता अंदाज में आप तक पहुंचाने वाला बुलेटिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं नेहा पन। किसका गणित कौन बिगाड़ सकता है, किसका चुनावी पलड़ा भारी, हर छोटी बड़ी खबर चुनाव से संबंधित हम आपको पहुंचाएंगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश की सियासत से, जहां बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या समाजवादी पार्टी टिकट के बंटवारे पर टूट जाएगी। और यह सवाल इसीलिए क्योंकि चाचा के नेहले पर कल रात भतीजे ने दहला चल दिया। जी हां, अपने समर्थकों के टिकट काटे जाने से नाराज हुए अखिलेश यादव और 403 उम्मीदवारों की लिस्ट अपने पिता मुलायम सिंह यादव को पकड़ा दी। अब मुलायम सिंह यादव के सामने धर्म संकट ये पैदा हो गया है कि वो क्या करें और क्या ना करें। आइए आपको बताते हैं मुलायम सिंह यादव के पास ऐसे में क्या विकल्प है। मान लीजिए चुनाव हो गया तो चुनाव के लिए आपके पास कौन, अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको सवाल को लेकर बड़ी भ्रम की स्थिति और भ्रम खुद नेताजी ने फैलाई। उन्होंने कहा कि नहीं, विधायक दल के नेता विधायक दल ही चुनेगा कि उसका अगला नेता कौन होगा। देखिए, हमारे जो भी संविधान के अनुसार ये सब चीज़ें चलती हैं और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष से सर्वे सर्वा होता है। संविधान में, हमारी पार्टी के संविधान में यही है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कल दोपहर को शिवपाल यादव ने जैसे ही अपनी चुनावी चाल चली, चंद घंटे के बाद अखिलेश यादव ने नेहले पर दहला चलते हुए सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट मुलायम सिंह यादव को भेज दी। इससे पहले शिवपाल यादव अब तक 175 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। जवाब में अखिलेश ने कल 403 नाम तय करके पार्टी अध्यक्ष को भेज दिए। माना जा रहा है कि अखिलेश ने ये चाल इसलिए चली क्योंकि शिवपाल अखिलेश समर्थकों के पत्ते साफ कर अपने लोगों को टिकट दे रहे थे, जो कि चुनाव के बाद नेता चुनने में शिवपाल के साथ खड़े हो सकते हैं। लिहाजा अपने भविष्य के खतरे को भांपते हुए अखिलेश ने चाचा के चौके के जवाब में अपना छक्का मार दिया। दोनों लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच गई है और हमें पूरा विश्वास है कि वो माननीय मुख्यमंत्री की बात समझेंगे और सही आकलन करके टिकट का वितरण समाजवादी पार्टी में होगा। चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा सब समस्याएं हल हो जाएंगी और जब मैं बोल ही चुके हैं, सबकी राय ली जा रही है, सभी नेताओं की राय ली जा रही है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। आप लोग बिना समस्या बनाना चाहते हो। मुलायम के लिए बेटे की बात टालना इसलिए आसान नहीं रहने वाला क्योंकि अब झगड़ा बढ़ता है तो लोग नेताजी को ही जिम्मेदार मानेंगे। अभी मुलायम के सामने रास्ता यही है कि वो भाई और बेटे दोनों को बुलाकर बात करें, पार्टी से निकाले गए अखिलेश समर्थकों को वापस पार्टी में लाएं और अखिलेश के मन मुताबिक आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के टिकट काट दें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पार्टी चुनाव से ठीक पहले टूट की ओर भी बढ़ सकती है। हालांकि इतिहास को देखते हुए इस तरह की संभावना में दम नहीं दिखता, लेकिन समाजवादी परिवार के इस दंगल पार्ट 2 ने पार्टी के समर्थकों को एक बार फिर दोराहे पर खड़ा कर दिया है। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के परिवार का जो झगड़ा है उसे समझने के लिए आप समाजवादी पार्टी के जो 5 अहम किरदार हैं उन्हें समझिए। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव एक रेफरी की भूमिका में है। असली झगड़ा भतीजे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच है। राम गोपाल यादव शुरुआत से ही अखिलेश यादव के पक्ष में रहे हैं। इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा था, सजा भी उन्हें दी गई थी। और अमर सिंह वो बाहरी व्यक्ति है अखिलेश यादव के शब्दों का अगर इस्तेमाल किया जाए, जो कि पूरी तरह से साथ दे रहे हैं शिवपाल यादव का। तो ये 5 किरदार जिनके इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी की पूरी सियासत घूम रही है। पार्टी के 5 में से 4 सांसद आपको बता दें अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश यादव के पक्ष में कौन मजबूती से खड़ा है, अगर उसकी बात करें तो आजम खान जो शहरी विकास मंत्री हैं प्रदेश के, वो भी खुलकर अखिलेश के पक्ष में शुरुआत से रहे हैं। 229 में से 195 विधायक भी अखिलेश के साथ हैं और इसी को अखिलेश अपनी ताकत भी मानते हैं। छवि और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव। विकास के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाने की बात वो करते रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का नजरिया और पार्टी की लाइन थोड़ी अलग है। वो कौन से काम है, वो कौन सी योजनाएं हैं, वो कौन सी सेवाएं जनता के लिए अखिलेश ने बिछाई हैं, जिसकी बिसात पर वो चाहते हैं कि उन्हें दोबारा सत्ता मिले। चुनावी ताकत की अगर बात करें तो लखनऊ मेट्रो
जिसको बार बार प्रचारित भी वो करते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आपको याद होगा, इसके उद्घाटन पर विमान उतार दिए गए थे। इस पर अखिलेश की चुनावी ताकत में समाजवादी पेंशन योजना आती है, जिसका विज्ञापन के जरिए भी आजकल खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोहिया ग्रामीण बस सेवा, इसके अलावा साइकिल ट्रैक, जो कि उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेल खाता, और बड़े शहरों में डायल 100। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी बड़े शहर में हैं तो आपने काली गाड़ी पुलिस की देखी होगी, जिस पर 100 नंबर लिखा है। इसके अलावा मुफ्त सिंचाई, दवाई और पढ़ाई, ये तमाम योजनाएं जिन्हें विकास के एजेंडे में पिरोकर अखिलेश यादव जनता के बीच जाने को आतुर हैं। लेकिन दूसरी ओर टिकट बंटवारे के साथ साथ उन्हें फूटी आंख जो नहीं सुहाते मंत्री गायत्री प्रजापति, उनका कद पार्टी में और बढ़ा दिया गया है। यानी टिकट बंटवारे के अलावा ये एक और वजह है जो अब टकराव का नया कारण बन गई है। मैं गायत्री प्रसाद प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नाम गायत्री प्रजापति, पद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, पहचान समाजवादी सरकार का सबसे विवादित चेहरा। अखिलेश यादव का पैर छूकर मंत्री बनी गायत्री प्रजापति एक बार फिर सुर्खियों में। वजह है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया जाना। कहा जाता है कि अखिलेश यादव गायत्री को पसंद नहीं करते, लेकिन गायत्री तो मुलायम सिंह की आंखों के तारे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर अखिलेश यादव ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था, लेकिन मुलायम के पैरों पर गिरकर गायत्री ने अपनी कुर्सी बचा ली और वे फिर से मंत्री बन गए। अब पार्टी में भी राष्ट्रीय सचिव बनाकर नेताजी ने अपने चहेते का कद और बड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव बोलते थे कि हम विकास, तो जो खनन को उन्होंने लूट लिया है और उसको उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, तो हम ये कहना चाहते हैं इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अच्छा, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल से निकालते हैं, दूसरे कद बढ़ा करके राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाते हैं, पूरा सैफई परिवार लगा हुआ है। जनता भी सब देख रही भाई। आपको बता दें, गायत्री प्रजापति 5 साल में 4 बार मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 7 फरवरी 2013 को पहली बार राज्य मंत्री बने। 6 महीने बाद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री पद की शपथ ली। 28 जनवरी 2014 को प्रमोशन मिला और कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। खनन मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसी साल 12 सितंबर को अखिलेश ने गायत्री को बर्खास्त कर दिया, लेकिन नेताजी के आगे उनकी एक ना चली और 26 सितंबर को फिर से गायत्री ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। तो भले ही विकास की बात कर रहे हो अखिलेश यादव, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है, ये सवाल उठ रहा है कि क्या दागियों के दम पर सत्ता में वापस आएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी से अलग आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी और बीजेपी की। आज मायावती ने बीजेपी के नेताओं के चेहरे के नूर को लेकर तंज कस दिया। ये लड़ाई अब चेहरे के नूर तक पहुंच गई है। तंज भले ही बीजेपी के नेताओं पर कसा गया हो, उन्हें टारगेट किया गया हो, लेकिन इस नूर के तंज के पीछे मायावती का मुस्लिम वोट बैंक का प्लान है। देखिए कैसे। श्री नरेंद्र मोदी जाते हैं अपने प्रोग्राम में, आपने उनका चेहरा नहीं देखा, कितना नूर उतरा हुआ है। जो इन्होंने नोटबंदी का ये बेवकूफी वाला फैसला लिया है, इनको अब ये चुनाव में काफी महंगा पड़ने वाला है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो नूर उतरा हुआ है तो बीजेपी एंड कंपनी के लोगों का उतरा हुआ है। नोटबंदी के बीच यूपी की राजनीति में बयानों की जंग अब चेहरे के नूर पर आ गई है। नूर का नाम लेकर मायावती का ये पलटवार अमित शाह के उस बयान पर है जो उन्होंने पिछले हफ्ते आजमगढ़ में दिया था। बहन मायावती का चेहरे पर से नूर उतर गया। 10 साल उम्र बढ़ गई एक रात में, एक ही रात में 10 साल उम्र बढ़ गई। असल में नोटबंदी को लेकर पहले दिन से ही बीजेपी मायावती के निशाने पर है और मौका मिलने पर दोनों तरफ से चुनावी तीर चल रहे हैं। आज मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तालमेल की खबर के लिए भी बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। चुनाव में बीएसपी ही बीजेपी को यहाँ सत्ता में आने से रोक सकती है, अर्थात सपा व कांग्रेस पार्टी नहीं, तथा इनका गठबंधन भी बीजेपी को या सत्ता में आने से नहीं रोक सकता है। मायावती को डर है कि दोनों का तालमेल हुआ तो फिर मुस्लिम वोट उधर चला जाएगा। मायावती मुस्लिम दलित समीकरण बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। यूपी में मुस्लिम वोट करीब 20% है। मायावती ने करीब 125 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। यही वजह है कि मायावती मुस्लिमों से सावधान रहने की अपील कर रही हैं। खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी
बीएसपी के साथ मिलकर यह भाजपा को परास्त करने में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करने की भी इन्हें जरूरत है, अर्थात इनको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकने की स्थिति में नहीं होगी। वैसे अभी तो सबके अपने अपने दावे हैं। लखनऊ से पंकज झा के साथ उमेश पाठक की रिपोर्ट। और आइए अब आपको जल्दी से बता देते हैं मायावती किस तरह से दलित मुस्लिम समीकरण बनाने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी बिसात पर मुस्लिम दलित समीकरण चाहती है मायावती और इसी की लगातार कोशिश कर रही हैं। यूपी में करीब 20% मुस्लिम है, आपको बता दें। इसका मतलब ये कि 145 सीटों पर जो मुसलमानों का वोट है वो निर्णायक है। 2012 में बीएसपी के 15 उम्मीदवार जीते थे। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2012 में एसपी के 43 उम्मीदवार जीते थे। 2012 में एसपी को इस हिसाब से 39% वोट मिले थे मुस्लिमों के, जबकि बीएसपी को 2012 में 20% वोट मिले थे। मायावती उम्मीद कर रही हैं कि ये आंकड़ा बढ़े और बीएसपी की किस्मत चमके। और आइए अब आपको पंजाब लेकर चलते हैं, जहां कल मानसा में आम आदमी पार्टी से क्यों हो गया बड़ा पाप, आइए दिखाते हैं। अभी मैं निकाल रहा हूं उसको पार्टी से, उसको निकालिए पार्टी से। अभी आप प्रेस रिलीज जारी कीजिए, उसको जारी कीजिए। रात के अंधेरे में फोन पर संजय सिंह इतने गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि कल उनके हाथों ऐसा पाप कराया गया जिसके लिए उनकी पार्टी पहचानी नहीं जाती। अभी दोनों को निकाल दिया है पार्टी से। मुझे बगैर जानकारी के कैंडिडेट ने जानकारी नहीं दी और उन लोगों को जैसे ही मीडिया वालों ने बताया कि 7 साल की सजा हो चुकी थी, ऐसे व्यक्ति को मेरे हाथों से ज्वाइन कराया है, उनको दोनों को निकाल दिया पार्टी से। पूरा मामला समझने के लिए अब आप मानसा की इन तस्वीरों को देखिए। इस मंच पर हरविंदर और नवदीप, दो ऐसे लोगों को शामिल कराया गया पार्टी में जो जेल की सजा काट कर लौटे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि मंच पर दोषी को शामिल कराया गया तो मंच के नीचे इसी मामले के पीड़ित बंत सिंह को। नवदीप और हरविंदर बंत सिंह के हाथ पैर काटने और उनकी बेटी से बलात्कार के दोषी हैं। दोनों 7 साल की सजा काट चुके हैं। पीड़ित और गुनहगार को किसी एक मंच पर साथ कैसे लाया जा सकता है और ऐसा वो पार्टी कैसे कर सकती है जो अपने असूलों और सिद्धांतों की दुहाई देकर नेताओं को खड़े खड़े बाहर का रास्ता दिखा देती है। अगर इन दोनों धड़ों के बीच आम आदमी पार्टी संपर्क सूत्र बनने का कोशिश कर रही है तो उसके नेता इससे बचने की कोशिश अब क्यों कर रहे हैं। और अब चलते चलते चुनावी चौराहे में आपके इलाके की चुनावी खबर। परिवर्तन रथ यात्रा के समापन के बाद अब बीजेपी यूपी में दलित सम्मेलन करने जा रही है। राज्य में दलित वोटरों की आबादी करीब 25% है। साथ ही पार्टी अलग अलग इलाकों में बुद्धिजीवियों का सम्मेलन भी आयोजित करेगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा है कि गंगा और राम राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि जीवन मरण का सवाल है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंची उमा ने कहा कि मंदिर का मामला कोर्ट में है, इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की नीयत से हथियार सप्लाई करने वाले 3 लोगों को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी कट्टे और भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इसका इस्तेमाल चुनाव में होना था। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पंजाब के फाजिल्का में कल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने दलबीर को पार्टी में शामिल करवाया। पंजाब में बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवनीश राय खन्ना को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया। स्टिंग केस में फंसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। रावत ने पेश होने के लिए समय मांगा है। सरकार बचाने के लिए मार्च महीने में उन पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा था। गोवा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार एल्विस गोम्स आज पणजी में एंटी करप्शन ब्रांच के सामने पेश हुए। 2007 से 2011 के बीच गोवा हाउसिंग बोर्ड में एमडी रहने के दौरान जमीन घोटाले का आरोप है।